पहले तो वेलकम, थैंक यू आपने टाइम दिया इसके लिए, आईजी लाइव के लिए। तो सब शुरू करते हैं। आई थिंक इस आईजी लाइव में जुड़ने वाले सभी साथियों को थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला। मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है और मैं इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू आइडिया से जुड़ा हूँ। आईडीआर बेसिकली सामुदायिक विकास के लिए काम करने वाला भारत का पहला और सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है। आईडीआर पर हम डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों से जुड़े अनुभवों को साझा करते हैं। कपाल एट आईडीआर हिंदी के इस पहले सीजन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस सीजन में हम संस्थाओं के जो एचआर पॉलिसीज से जुड़े अलग अलग विषय हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, जैसा और हम हर बुधवार को अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले आईजी लाइव में भी बताया था कि हम ये आईजी लाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सामने संस्था में कल्चर को लेकर, अपने करियर ग्रोथ को लेकर, रिक्रूटमेंट या क्या उनके बेसिक राइट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे उनके सवाल रहते हैं। तो इसीलिए हम ये आईजी लाइव ऐसी संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी संस्था में अपने कार्यकर्ताओं, अपने वर्कर्स के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। हमारे इस सीजन के पहले सीजन के पार्टनर एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन है। एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन एक सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेक्टर में हायरिंग के लिए इम्पैक्ट हायर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है। पिछले सप्ताह के आईजी लाइव में हमने संस्थाओं में कल्चर को लेकर बात की थी। आज के इस लाइव में हम बात करेंगे संस्थाओं में नियुक्तियों यानी कि हायरिंग और उससे जुड़े मुद्दों पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लैंड अ हैंड इंडिया संस्था से मधुरा कुलकर्णी जी जुड़ी हैं। मधुरा जी के पास टैलेंट मैनेजमेंट में 25 साल का अनुभव है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आईटी सेक्टर से की थी और फिर ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर से जुड़ गई। पिछले 11 सालों से मधुरा जी लैंड अ हैंड इंडिया संस्था का अभिन्न अंग हैं और जो संस्था की फिलॉसफी लर्निंग बाय डूइंग से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मधुरा जी, इस आईजी लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है मधुरा जी आपको? आई थिंक उनका सिग्नल चला गया। ओके, दोबारा से देखते हैं। हेलो। ओके, शायद दोबारा से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए, इस आईजी लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का। कुछ ही देर में वो दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो साथियों, मैं एक बार फिर से जो नए साथी जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम संस्थाओं में हायरिंग नियुक्तियों के को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज मधुरा कुलकर्णी जी जुड़ी हैं जो लैंड अ हैंड इंडिया संस्था से जुड़ी हैं। आई थिंक हाँ, शायद आपके पास सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा ना? अभी आवाज अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मधुरा जी, आज के सवालों पे चलते हैं जो हम हमारा आज का विषय है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप फील्ड वर्कर्स की हायरिंग के लिए किन प्लेटफॉर्म्स को सर्च करते हैं जब आप हायरिंग का ये पूरा प्रोसेस करते हैं? ओके, तो आई थिंक इन बिटवीन मेरा नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड ये रिक्रूटमेंट वाला जो विषय है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करते हैं और उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंड वो देखा हुआ है। एंड फॉर दिस
पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन सारी चीजों पे बात करती हूँ। तो आपका जो पहला सवाल है कि हम कौन से क्या बोलते हैं कि साइट्स पे हो या कहाँ से हम टैलेंट ला सकते हैं। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि जो सोशल सेक्टर की जॉब साइट्स है स्पेशली, जैसे डेवनेट है या फिर बाकी भी बहुत सारी जॉब साइट्स हैं, उसके ऊपर हम नॉर्मली हमारी जॉब पोस्टिंग डालते हैं। आजकल लिंक्डइन इज वेरी वेरी पॉपुलर, तो लिंक्डइन पे भी डालते हैं एंड देर आर लॉट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स या फिर कुछ कॉलेजेस के ग्रुप्स होते हैं। बहुत सारे कैंपस में हम जाके हायरिंग करते हैं, बहुत सारे कैंपस के एलुमनाइज होते हैं। तो ये सारे चैनल्स हम टैप करते हैं हमारे टैलेंट जो भी हम खोज रहे हैं वो मिलने के लिए। हम्म। और इसके अलावा और कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है कि जो हमारे संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं उनको एक्सप्लोर करने चाहिए जब उनको जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो अगर आप उनके बारे में बता पाएं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां आपको लगे कि कुछ एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप बता पाएं तो बहुत यूजफुल होगा हमारे साथियों के लिए। तो अभी जो मैंने नाम बताए आप लोगों को, मतलब डेवनेट हो या फिर लिंक्डइन हो, लिंक्डइन इज वेरी वेरी पॉपुलर। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल डालते हैं और जॉब सर्च के लिए भी जाते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी जो लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग कर रही है और बता रही है कि उन लोगों को कौन किस टाइप के टैलेंट वो हायर कर रहे हैं, किस टाइप के टैलेंट की जरूरत है। तो उसके लिए लिंक्डइन इज वन ऑफ द बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज है कि फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो या फिर अदर जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेजेंस है, सोशल मीडिया में जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेजेंस है, वहां पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उनको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ हायरिंग वो डालते रहती है। तो वहां पे भी इन लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नॉर्मल जॉब साइट्स होते हैं जैसे नौकरी इज वन ऑफ द पॉपुलर वन, या फिर उसके हिसाब से जॉब साइट, कोई भी जॉब साइट ले लो आप, तो जी। वहां पे अगर आप लोगों ने आपका रेज्यूमे डाला और वो रेज्यूमे बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके डाला, तो आई थिंक आपको जो भी आपका रेज्यूमे दिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो फिर एचआर टीम नॉर्मली आपके पास पहुंचेगी एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप आपको जो सूटेबल कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस को जो सूटेबल कर रहा है, वो वाले जॉब्स अगर आप देखते रहोगे तो आपको जॉब्स भी बहुत सारे पता चलेंगे एंड आपका रेज्यूमे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके। और ठीक है। इसके अलावा और कुछ जो आपको लगता है कि और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? मैं एक बात बताती हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो नॉर्मली हमें, क्योंकि हम वोकेशनल एजुकेशन में काम करते हैं, तो हमें बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनर्स की जरूरत होती है। तो ये टेक्निकल ट्रेनर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये लोग डिप्लोमा डिग्री या फिर इवन आईटीआई आईटीआई वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे भी हमें इन लोगों के रेज्यूमेज, इन लोगों के पते या फिर उनके नंबर्स ये मिल सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। अदर प्लेटफॉर्म्स ये है कि उनके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईटीआई के लोगों के लिए ना एक एग्जाम होती है जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो कॉलेज है मुंबई में, उनका एक बहुत स्प्रेड व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो अगर आपका रेज्यूमे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे है एंड आप एक्टिव हो उसमें, तो बहुत सारे टीचर्स जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हायरिंग चल रहा है, पोजीशंस ओपन है, उसके बारे में मैसेजेस डालते रहते हैं। तो आई थिंक ये कम्युनिटी ग्रुप्स हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर एल्यूमिनाई ग्रुप्स हो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के या इंस्टीट्यूट्स के, वहां पे आपका प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इज व्हाट आई फील। ओके। आई और जो होप मैंने एक्सपीरियंस। आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, एक तो होता है कि फ्रेशर हैं तो उनको कॉलेजेस और जैसे आपने बताया, लेकिन अगर कोई काफी एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको जो आपने प्लेटफॉर्म बताए उनको शायद एक्सप्लोर करना चाहिए जब वो जॉब के लिए अप्लाई करें, है ना? यस,
बट फ्रेशर्स के लिए भी मैं बताती हूँ एक चीज जो हमें भी ध्यान में आ गई है। तो बहुत सारे फ्रेशर्स ना अभी अपने आप वेबसाइट पे आके इफ दे वांट टू वॉलंटियर विद अस, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस, तो वो हमें लिखते रहते हैं। तो ओके। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, आप अभी पास आउट हो रहे हो, तभी भी आपने ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रीच आउट करो, आपका नेटवर्क बढ़ाओ, आप ऐसे लोगों के नेटवर्क में आओ जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। तो उसमें अगर आप नेटवर्क आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको पता कैसे चलेगा अदरवाइज। तो आपका नेटवर्क होगा तो नेटवर्क से बहुत सारी चीजें आपको पता चल सकती है। थैंक यू सो मच। मधुरा जी, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है सेक्टर में, हायरिंग में। तो अगर आप थोड़ा बता सकें कि जब एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं तो जैसे सीवी आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप मेनली क्या चीजें आप चेक करते हैं जब आप सीवी देखते हैं? और ये अगर आप साथ में ये भी बता सकें कि इंटरव्यू में आप कैसे असेस करते हैं लोगों को, अगर आप थोड़े कुछ उसके टिप्स बता सकें हमारे साथियों को। ओके, ये तो बहुत कोर वर्क है हमारा, मतलब सारे एचआर लोगों का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप आपका जो रेज्यूमे लिखते हो, सीवी लिखते हो, वो कैसे लिखते हो। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे सीवीज आते हैं, तो उनका जब हम स्क्रूटिनी करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, तब हम क्या क्या देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल सेक्टर में अगर आपको काम करना है, दो प्रकार के लोग होते हैं जो सोशल सेक्टर में फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। तो हम हम्म। डेफिनेटली एजुकेशन बैकग्राउंड देखते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके। अगर आप सोशल सेक्टर में से नहीं हो एंड आप सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हो, फिर भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो हमेशा देखा जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी विल सी इन द रेज्यूमे। दूसरी चीज ये है कि आपके एजुकेशन में, या फिर आपको अगर एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में अगर कहीं गैप्स है, लाइक आपका एजुकेशन, ग्रेजुएशन 3 साल का है बट आपको 4 साल लगे हैं, तो वो गैप्स क्यों है, ये अगर आप इंटरव्यू के दौरान आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अदरवाइज नॉर्मली ये अंडरस्टैंडिंग होता है एचआर का कि ये गैप क्यों है, किस चीज के लिए है। कोई वैलिड रीजन है तो हम समझ सकते हैं, बट अदरवाइज गैप्स नॉर्मली शॉर्ट लिस्टिंग में देखा जाता है। एंड अगर बहुत सारे गैप्स है, तो फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं, या उसको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। ये मैं बता सकती हूँ। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए स्पेशली, कि आप जब एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और उसमें एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हो, तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि जो काम आपने किया है वो ही आपने लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो आपने क्या काम किया है ये पूछते भी हैं, और आपके बिहेवियरल जो कॉम्पिटेंसीज है वो भी देखते हैं। तो अगर हमें ऐसे लगा कि आपने ये काम नहीं किया है बट ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा लिखा है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि इन्होंने खुद ने काम नहीं किया, दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ टीम, टीम के साथ काम किया है, बट आपने खुद ने क्या किया है वो ठीक तरह से आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो आपने काम किया है कि नहीं ये क्लियर नहीं होता। तो आई फील अगर कम भी हो, बट आपने जो काम अपने आप से किया है वो रेज्यूमे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रेज्यूमे में कुछ लिखा है और जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको आंसर करना नहीं आता है, देयर ओनली हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट चीज ये है कि हमें लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में क्यों लिखना है, बट दैट ऑल्सो हैज सम वेटेज। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज के समय एनएसएस में पार्ट रह चुके हैं, आप कभी एनसीसी का पार्ट रह चुके हैं, आप कभी स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, तो वहां का जो आपका योगदान है वो आपके बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के तौर पे देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप रोल के लिए अगर हम कोई देख रहे हैं एंड कोई स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आता है, तो हम डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस देंगे। सो दीज ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये चीजें बहुत ठीक तरीके से, बारीकी से आपको रेज्यूमे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से बताया। लेकिन अगर आप ये भी बता सकें कि इंटरव्यू के दौरान कैसे असेस करते हैं, कुछ और उसके ऑब्जर्वेशन या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं आप लोग जब आप ये चीजें करते हैं, ताकि जो इस तरीके के इंटरव्यू जब देते हैं तो उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में मालूम चले। ओके, ये तो आप सीक्रेट्स बोलने के लिए बोल रहे हो मुझे, बट फिर भी एज अ गाइडेंस मैं बता सकती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, तो जैसे मैंने पहले बोला कि रेज्यूमे में आपने क्या लिखा है, दैट इज फर्स्ट थिंग। मतलब आपने ओके। काम क्या किया है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से, अगर कुछ भी पूछे तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हम जब आपकी कुछ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज या फंक्शनल एक होती है, बाकी जो चीजें हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें चेक करना है कि आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है कि नहीं, या फिर आप टीम के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं कि नहीं, तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे आपको। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक सिचुएशन देंगे, या फिर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसको आप इलेबोरेटली आंसर करो। तो ये जब भी आप उत्तर देते हो, तभी जो जिस प्रकार से आप आंसर करते हो उसके ऊपर हम आपको आपकी जांच करते हैं कि ये सारी क्वालिटीज में आप कहाँ पे स्टैंड होते हो। जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी में अगर हमने आपको पूछा फॉर एग्जांपल कि आपने कभी एवरेस्ट जाने की सोची है क्या, हाइकिंग के लिए, तो अगर इमीडिएटली नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा वाला आंसर, तो हम तो आपको भेजने वाले नहीं है नेक्स्ट डे एवरेस्ट। बट वो जो इंस्टिंक्ट वाला आंसर आता है कि नहीं मैं कोशिश करूंगा, या फिर मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, उसके बाद मैं जा पाऊंगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के दरम्यान दरम्यान आपने जो काम किया है वो एक पार्ट होता है, बट आप कैसे इंस्टिंक्टिवली एट दैट मोमेंट आंसर करते हो क्वेश्चंस के, ये बहुत मायने रखता है। ओके। आपने फंक्शनल एक्सपर्टीज के बारे में बात की, मेरा अगला सवाल भी वही था कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो फंक्शनल एक्सपर्टीज के अलावा और क्या स्किल्स हैं जो आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप ढूंढते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, अगर आप उनको थोड़ा सा बता सकें उनके बारे में। ओके, तो ये तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, एंड उनको किस तरह का हायरिंग करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम्म, बट आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अगर फील्ड पे हमें लोग चाहिए, ओके, बिल्कुल। एंड फील्ड पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला हमें कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए, तो उसको हम जब भी क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर उसकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कम्युनिटी के साथ ये कितना जुड़ पाता है, ओके, लोगों से कैसे बात करता है, टीम के साथ कैसे काम कर रहा है, ओके। या फिर अगर कोई अननोन जगह पे इसको भेजा जाए, तो वहां पे वो कैसे काम कर पाएगा, तो उसकी तैयारी है कि नहीं इसके लिए। तो जो जैसे मैंने अभी बोला कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, पूरा नया प्रदेश है बट उसको हम भेज रहे हैं, तो वहां पे जाके कोई ऑफिशियल्स है, कोई, हम स्कूल्स के साथ काम करते थे, स्कूल के हेडमास्टर के साथ ये अपना रैपो कैसे बिल्ड कर पाएंगे, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है। अगर हमने कुछ चीजें बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एक आध चीज अगर हमने, आप मुझे कन्विंस करो इस चीज के लिए, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछा, तो वो कन्विंस कैसे कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो एक जॉब रोल के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम डेफिनेटली देखेंगे। या फिर अगर ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वाली पोजीशन है, इसके लिए हमें 1 महीने का ट्रैवल प्लान बनाना है, ऐसा अगर हमने उनको असाइनमेंट दे दिया, तो वो कैसे बारीकी से ऑर्गेनाइज्ड वे से प्लानिंग करते हैं, वो हमें देखने मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नॉर्मली चेक इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी लुक एट एनी जॉब रोल। और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप स्टेज 1 लेवल पे है या स्टेज 2 लेवल पे है, एंड हमें स्टेज 3 लेवल वाला कोई बंदा चाहिए, तो वी बिलीव कि उस आप आपको ट्रेन किया जा सकता है इसमें। बट अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है, ओके, आप टीम के साथ काम नहीं कर सकते, तो वो चीजें सिखाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम डेफिनेटली बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को उतना ही महत्व देते हैं जितना फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज या एक्सपर्टीज को देते हैं। ओके।
ओके। इसके अलावा कुछ और जो आपको लगता है कि शायद और कुछ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप? मैं एक बताना चाहूंगी, सोशल सेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं एम्पथी। हम जिस सेक्टर में काम करते हैं, एम्पथी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जब हम काम करते हैं, वी ऑल नो कि सोशल सेक्टर में काम करते वक्त पहले जैसा अभी माहौल नहीं रहा है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट पेड फॉर वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। बट फिर भी अगर आप ये मान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करूंगा या करूंगी, तो वो जो एक थिंकिंग एबिलिटी है, अ, हाँ, एम्पथी इन हिंदी मीन्स समानुभूति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कूल में जब भी मैं थी तो मेरा पहला नंबर आ गया था। एंड ये जो आपने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे आके बताते कि मेरा भी आज पहला नंबर आ गया है स्कूल में, सो इट्स अ हैप्पी मोमेंट। तो मैं आपके साथ समानुभूति लेवल पे आके समझ सकती हूँ कि आप कितना हैप्पी हो, आपको कितना आनंद मिला है ना, क्योंकि मैं उसमें से जा चुकी हूँ। तो इसको बोलते हैं एम्पथी, समानुभूति। आई होप आपको क्लियर हो गया। सहानुभूति, हाँ जी। ओके। सो मैं बोल रही थी कि अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम, बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। काम तो हमें करना है, काम के लिए हमें जो भी मेहनताना मिलता है वो भी हमें चाहिए। बट आपका जो बिहेवियर है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम सोशल सेक्टर में हैं। तो सोशल सेक्टर में अगर आप ये सारी चीजें लेके नहीं चलोगे तो आप कम्युनिटी में काम नहीं कर पाओगे। जैसे हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो बच्चों के साथ काम करते वक्त अगर हम ये नहीं समझे कि बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कोई भी हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ जो मैं ऑफिस में बैठ के काम करती हूँ, बट कोई है जो फील्ड पे बहुत कम जाता है, साल में 2 बार जाता है, बट फिर भी उसे भी पता होना चाहिए कि जब हम फील्ड पे जाते हैं, स्कूल में विजिट करते हैं, तो बच्चों के साथ मैंने कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये बहुत डीप रूटेड चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन में ने भी, जो लोग नए आते हैं उनको भी ये समझाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है और किस तरीके के लोग यहाँ पे हमें चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे होना ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों तरफ से है। बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको अच्छा जॉब करना है तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना जरूरी है। थैंक यू। एक सवाल और कि फील्ड वर्कर्स की जब जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से गैप्स देखे हैं जो उनको आगे बढ़ने से उनको रोकते हैं? वो कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए अगर आप ये बता सकें कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन गैप्स को फिल करने के लिए, अगर आप उसके बारे में बता सकें। ओके। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया ज्वाइन होता है, तो उसको उसका जॉब रोल क्या है, उसके क्या केआरएज है। केआरएज जानते होंगे आप, कि आपने किस पर फोकस करके आपका परफॉर्मेंस आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो वो समझना तो ज्यादा जरूरी है ही किसी भी न्यू ज्वाइनिंग को, एंड ऑर्गेनाइजेशन ने समझाना भी जरूरी है। बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ये सब लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि अगर कोई डिसीजन लेना मेंबर ने नया ज्वाइन कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन, तो डिसीजन लेते वक्त ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी अगर उनको समझा दी गई, तो उनको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये रहा एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए एग्जाम्पल। और दूसरा जो आपने पूछा कि क्या दिमाग में रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो जो एक चीज मैंने बोले कि आपको ना ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, जितने साल तक आप काम करोगे, तो उस उतने दिनों तक, उतने ड्यूरेशन तक आपको ये समझना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है।
और अगर मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ या चला रही हूँ, तो मैंने कैसे सोचना चाहिए, दैट इज वन। सेकंड थिंग, आपको सर्टन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने बोला एम्पथी, क्योंकि हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं। दूसरी चीज है, आप में हमेशा लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, कि कुछ भी चीज मुझे नहीं आ रही हो तो मैं उसमें कितना एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि वो तो नीड ऑफ द आवर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए तो हमें सीखना चाहिए कोई भी चीज। और एक चीज है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आते हो या फिर कॉलेज में पढ़ के आते हो और कहीं पे काम करना शुरू करते हो, तो थोड़ा समय लगता है आपको वहां पे यूज टू हो जाने में, या फिर वहां के तौर तरीके समझने के लिए। तो आपको अगर अडेप्टेबिलिटी है आप में, कि ठीक है ऐसा चलता है क्या, इधर ये प्रोसेस है क्या, ओके ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी, अगर आप ये करते जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटरनल एक लगाव होता है लोगों के साथ, वो बढ़ता जाता है। एंड उसकी वजह से आपको अगर कहीं समझो आपको कहीं हेल्प चाहिए या फिर किसी के साथ नेटवर्क बढ़ा के कुछ काम करवाना है, तो वो इजी हो जाता है। सो ऑल दीज बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज एज वेल एज फंक्शनल में, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेल आता है बट बहुत बेसिक लेवल का आता है, एंड आपके जॉब रोल के लिए आपको एडवांस्ड एक्सेल आना ये जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपने वो खुद से करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमें ट्रेन करे। ये तो ऑर्गेनाइजेशन करती है, ओके ऑर्गेनाइजेशन करेगी भी, बट अगर आप खुद की ग्रोथ चाहती हो तो आपको ये अपने आप से करना या एटलीस्ट इंटरेस्ट दिखाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स जिसके बारे में अगर आप बात करना चाहें हमारे साथियों को, कि देखो ये कुछ ऐसी चीज, जैसे आपने एक्सेल के बारे में भी कहा, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जरूरी एक्सेल है, प्लानर है, जैसे कोई भी चीज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक महीने का प्लान बना रहे हो आपके ट्रैवल के बारे में, तो आप कैसा बनाओगे, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अलाउंसेस दिए जाते हैं या फिर ट्रैवल रिइम्बर्समेंट होती है, तो उसके बारे में आप कितना अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। उसके लिए अगर अकाउंट्स का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्यों नहीं एक दो दिन में भी निकाल के आपके अकाउंट्स टीम को पूछो कि क्या हम आ सकते हैं, क्या आपके इधर हमें ये सब सीखना है, या फिर उनसे जाके पूछो कि क्या आप हमारे लिए एक सेशन कंडक्ट कर सकते हो क्या। सो दीज ऑल दीज चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपसे प्रोएक्टिवली भी वो आना चाहिए। एंड ये जब प्रोएक्टिवनेस दिखता है कोई भी एचआर मेंबर को, तो आई फील कि वो ग्रोथ रिलेटेड जो आपकी जर्नी होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। ओके। इसके अलावा कोई और चीज जो आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट के दौरान हमारे साथियों को ध्यान में रखनी जरूरी है, अगर अ, आपको लगता है कुछ मुझे ऐसा लगता है रेज्यूमे, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो या फिर फ्रेशर हो, आप किस तरीके से आपका रेज्यूमे लिखते हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई वांट टू टेल यू कि आप कोई भी किसी की भी हेल्प मत ले लो। मतलब बहुत सारे आपको मिलेंगे ऑनलाइन भी कि आप इतना पैसा दे दो हम आपका रेज्यूमे बनवा के देते हैं, वो समझ में आता है। आप खुद लिखिए, बट बहुत ऑनेस्टली लिखिए। आपने अगर, मैंने जैसे बोला कि प्रोजेक्ट में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, तो आप 50% 60% वाला काम अपने नाम पे मत डालिए। आपने जो किया है, जिस तरीके से किया है, वो ऑनेस्टली अगर आपने लिखा और इंटरव्यू में भी ऑनेस्टली आंसर्स दिए और थोड़ा सोच के आंसर दिए, तो आई थिंक वो समझ में आता है कि आपके पास थिंकिंग एबिलिटी भी है। ओके। ओके, तो ये जब सारी यानी चीजें कि हम देखते हैं। जी जी प्लीज। यस, नो आई वाज सेइंग कि ये सारी चीजें कोई भी एचआर का टीम मेंबर रहेगा, वो देखेगा रिक्रूटमेंट के समय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब जानना और उसके हिसाब से आपको खुद को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी ओके, है। फ्रेशर के आई थिंक लिए, थैंक यू। एक कोई है फ्रेशर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से वैल्यूज पर कार्य करने की जरूरत होती है। तो मैंने अभी बोला कि टेक्निकल स्किल्स अगर आप देखते हो तो एक्सेल है,
फिर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग आप कैसे करते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास कौन सी है, एंड आपको प्रेजेंट कैसे करते हो, आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना आता है क्या, ये सारी चीजें आपको बेसिक लेवल पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू मदरा जी। आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से रखा और इतने सरल तरीके से सब लोगों को बताया। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और इस लाइव में जितने भी साथी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह बुधवार को हम एक नए विषय के साथ फिर से आएंगे, जो है जेंडर से संबंधित पॉलिसी के बारे में, और संस्थाओं में किस तरीके से इसे देखा जाता है, क्या प्रावधान है, इसको लेकर हम बात करेंगे। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद मधुरा जी साइकिल लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मुझे पता है कि मैं ज्यादा अच्छी तरह से हिंदी में बात नहीं कर सकती, बट नहीं, आपने बहुत जो अच्छे भी मैंने बोला वो लोगों को समझ में आया होगा। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।